है, उसके बाद क्या है? अच्छा, तो जो हेमरेज में इफेक्ट होगा वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो उससे निकालेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है ना, वो क्या करता है, वो डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो मेनली जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से बन रहा होता है। तो जब हेमरेज की कंडीशन हो रही होती है ना, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वो डायलेटेड यूरिन नहीं बना रहा होता, ठीक है, वो अपना फंक्शन थोड़ा लो डाउन कर देता है, वो उसको बचाता है उस सिचुएशन से। और वो बॉडी में जो है वो फ्लूइड अकोमोडेट करता जाता है, ताकि जो है वो हेमरेज की कंडीशन में बॉडी जो है वो सही रिस्पॉन्स करे। ब्लड लॉस जो हुआ है या वाटर लॉस जो भी हुआ है, फ्लूइड लॉस जो हुआ है बॉडी से, वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो इतनी हेल्प आउट करता है। 15, water travels from the plasma to the interstitium through filtration। और वाटर एक वॉल से दूसरी वॉल में पोर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करती है। 16, after marathon race a person lost a liter of sweat and he drink 2 liter of water, what will happen? तो जब 2 liter of water पिएगा तो उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ईसीएफ कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो इसका फॉर्मूला है ना वो है, एक मिनट में बता रही हूँ फॉर्मूला। आपने ना फॉर्मूला याद रखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना वो इसके अंदर फॉर्मूला याद करने वाला है। जब स्वेटिंग होगी और 2 लीटर ऑफ वो प्योर वाटर पी लेगा, तो क्या होगा? अगर स्वेटिंग हुई है उसके बाद उसने 2 लीटर ऑफ प्योर वाटर पी लिया है, तो आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी, फॉर्मूला ये है कि आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी मतलब कि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब स्वेटिंग होने के बाद 2 लीटर पी लेगा, तो आईसीएफ से बात शुरू करनी है। आईसीएफ का क्या होगा? आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और क्या होगा? उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। इसी तरह ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ये सीक्वेंस याद रखना है, ये आता है, ये मेरे अटेम्प्ट में भी एमसीक्यू था। ठीक है, तो क्या है, जब फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी से, तो उसके बाद पानी पीने पे क्या हुआ है? आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है? उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है ना, फ्लूइड अंदर ज्यादा आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। फिर फॉर्मूला आगे क्या है? ईसीएफ, सॉरी, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी भी कंसंट्रेशन कम होगी। ये सीक्वेंस याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब अगर वो ये बोले डबल ए पीडीएफ शेयर है बच्चे ग्रुप में, ठीक है, उसको देखें, अपने साथ डबल ए पीडीएफ खोलें, साथ साथ सुनते जाएं। ठीक है, नहीं तो फिर बुक खरीद लें। ठीक है, तो ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। जब भी स्वेटिंग हुई है उसके बाद पानी पी लिया है, पानी पीने के बाद आईसीएफ बढ़ेगा, आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। उसके बाद ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ये सीक्वेंस है। जब पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उल्टा है, ईसीएफ के वॉल्यूम से शुरू करना है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड डॉक्टर रोमा, थैंक यू। अच्छा, उसके अंदर क्या है? उसमें ईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा, डिहाइड्रेशन है, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, मैराथन के बाद स्वेटिंग हुई है, तो क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन में ईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा और उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। डिहाइड्रेशन की स्टोरी सुना रही हूँ। ठीक है, इसको भी कोई फ्रीज टाइप कर देते हैं। हाँ, जब आप वाटर पियोगे तो आईसीएफ को प्रेफर करना है, जब डिहाइड्रेशन में हो तो ईसीएफ को प्रेफर करना है। आईसीएफ डिक्रीज एंड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज एंड ईसीएफ डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज।
डिहाइड्रेशन में ईसीएफ को प्रेफर कर रहे हैं, ईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा, आईसीएफ का वॉल्यूम, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, आईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा, कल आईसीएफ उधर का। से तो छुट्टी होगी बीएचयू से। नहीं नहीं, उधर जाना। सॉरी वो कांग्रेस की तो हर जगह छुट्टी है। नहीं नहीं उधर नहीं है हमारा तो। सॉरी सॉरी, आप प्लीज काइंडली दोबारा पूछें, मुझे फिर से पूछने के लिए। तो वैसे ऑन का माइक। ओके, मुझे लगा उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर वो वाटर उसने इनटेक कर लिया है तो आईसीएफ से कहानी शुरू करनी है, अगर डिहाइड्रेशन है तो ईसीएफ से कहानी शुरू करनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि वाटर और उसका क्या है। अब मैं की अटेम्प्ट में एक एमसीक्यूज आया कि वो जो पेशेंट था उसने मैराथन, पेशेंट तो नहीं, ठीक है, एक बंदा था वो मैराथन रेस में गया। अब सीपीएसपी की आप हरकतें चेक करें जरा, क्या कि मैराथन रेस में गया है और उसने पानी पी लिया है, ठीक है। अब उन्होंने इधर तक लिखा, आगे उन्होंने लिख दिया मैराथन रेस के बाद क्या हुआ। भाई उस वक्त तो बंदा बैठ के ये सोच रहा होता है कि सही है भाई, ठीक है, पानी उसने पी लिया तो पानी के बाद की कहानी पूछो। पर उसने पूछा नहीं, मैराथन रेस में वो गया है, उसने, उसको स्वेटिंग हुई है, उसने पानी पी लिया है। अब मैराथन रेस के बाद क्या हुआ, तो मैराथन रेस के बाद तो उसको स्वेटिंग हुई थी, फिर उसने उसके बाद पानी पिया था, और पानी जो है पीने के बाद उसके अंदर चेंजेस आएंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मैराथन रेस के बाद की बात पूछी है। तो याद रखना, देखना है अच्छे से कि वो डिहाइड्रेशन का पूछ रहा है या वो पानी पीने के बाद की कहानी पूछ रहा है। ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है, ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, सीपीएसपी जो है स्टेटमेंट्स यही होती हैं, लेकिन इन्हीं को ही घुमाता है। ठीक है, अब उसमें बहुत क्लियर कट उसने लिखा हुआ था कि मैं मैराथन गया, स्वेटिंग हुई, पानी पी लिया। डॉट डालने के बाद उसने आगे लिख दिया कि मैराथन के बाद क्या हुआ। मैराथन की बात भाई, उसको स्वेटिंग हुई थी, डिहाइड्रेशन हुई थी, तो उसके बाद तो उसने पानी पिया था। तो ये डिहाइड्रेशन की स्टोरी पूछ रहा था। तो याद रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, यू शुड रिमेम्बर दिस कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड करने में कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको भी समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, और उससे जो है वो आपको एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट है, डायलिसिस का मैं बता चुकी हूँ। 18 द आरबीसी केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया, व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब ये देख लो कि हाइपर एंड हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है। एक ये बनाने लगी हूँ मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये होता है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट ही सॉल्यूट है, ठीक है, ये पानी सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट अब मैं बनाने लगी हूँ, गंदे गंदे सॉल्यूट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइपरटोनिक होता है ना, इसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आप ये ऊपर से आ रहा है आरबीसी, अब जो आरबीसी इसके अंदर आया उस पे इन सब फ्लूइड्स ने प्रेशर लगाना है अपना। ठीक है, प्रेशर लगाना है सब फ्लूइड्स ने इस आरबीसी पे। जब उसने इस सब इन सब फ्लूइड्स ने उस पे प्रेशर लगाना है, तो पहले वो हो जाएगा श्रिंक। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता पानी लेगा साइडों से, ठीक है, जो थोड़ा बहुत सॉल्वेंट है उसको लेगा, फिर वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद अब प्रेशर तो लग ही रहा है, तो वो फट जाएगा, लाइस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप आरबीसी को डाल दोगे तो पहले वो श्रिंक होगा, फिर वो स्वेल करेगा। ठीक है, ये इस तरह भी याद कर सकते हो, पानी लिया या नहीं लिया। ठीक है, अब जाहिर है जब उसको इतनी मार पड़ी है तो उसने कहा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, या वो मार पड़ने के बाद हर जगह से सूज गया है, इस तरह भी याद कर सकते हो। तो श्रिंक होने के बाद वो स्वेल होगा, स्वेल होने के बाद जो है वो समझ लो कि वो शॉक की कंडीशन में चला गया और वो लाइस हो गया। ठीक है,
अब ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक में सोल्यूट्स कम होते हैं, ठीक है, और वाटर ज्यादा होता है। अब इसके अंदर अगर आप आरबीसी को डालेंगे तो क्या होगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। जब उस पर प्रेशर पड़ा होता है ना, फिर वो साइडों से थोड़ा सा फ्लूइड भी लेता है तो स्वेल करता है फिर, और स्वेल करता है उसके बाद फट जाता है, ठीक है, लाइफ हो। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें तो आप डालोगे तो उसमें तो है ही सॉल्यूशन, है ही सॉल्वेंट, तो जब सॉल्वेंट है तो उससे वो स्वेल करेगा, ठीक है। बाद दफा ऑप्शन में श्रिंक एंड लाइस भी लिखा होता है, लेकिन श्रिंक स्वेल एंड लाइस पे याद रखना है, लेकिन श्रिंक एंड लाइस अगर आ जाए तो वो भी इसके बाद ठीक हो सकता है, ठीक है, श्रिंक एंड लाइस वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन श्रिंक स्वेल एंड लाइस ये बताइए। Okay. Question number 19. The patient presented with a decreased BP. Which one of the following is secrete enzyme to normalize the BP? तो juxtaglomerular cells हैं जो कि renin release करेंगे। Question number 20. ECF is different from ICF क्योंकि ECF में क्या होता है, inorganic coins होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो चीज पहले लिखी जाएगी उसका बताना है, दूसरी चीज का नहीं बताना। ECF में inorganic coins होते हैं ज्यादा। 21 after RTA GFR decrease in patient came with aggressive bleeding। तो aggressive bleeding से क्या होगा कि आर्टीरियल जो ब्लड फ्लो है किडनी का वो कम हो जाएगा, जब वो कम हो जाएगा तो GFR जो है वो कम हो जाएगा, फ्लूइड ही कम आ रहा है तो आगे काम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की कहाँ होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। 26 GFR increase by which of the following। तो जब प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन का प्रेशर कम होगा तो जीएफआर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जब जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा आएगा, जीएफआर बढ़ जाएगी। इफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो जीएफआर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स का प्रेशर कम होगा तो जीएफआर ज्यादा होगा। इसके बरक्स जब हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, इफरेंट डायलेट कर जाएंगी और प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा हो जाएंगी तो जीएफआर कम हो जाएगा। 27 the blood flow of renal system is regulated by which of the following। the tubular glomerular feedback mechanism हम पढ़ चुके हैं। 28 renal plasma flow decreases by renal artery constriction हो जाएगी, blood flow कम हो जाएगा तो plasma flow कम हो जाएगा। 29 which hormone works on the kidney। तो aldosterone इनमें से वर्क करता है किडनी पे। 30th में हमने 9 गैप निकालने हैं, वही सेम फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। 30 या 9 गैप ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, ठीक है। 32 द किडनी एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किडनी जो है वो कोलीकैल्सिफेरोल को एक्टिवेट करती है। कोलीकैल्सिफेरोल किडनी में कौन सा बनना होता है, ये पहले कर चुके हैं हम। किडनी के लिए कौन सा होता है, लीवर के लिए कौन सा होता है, हाँ वेरी गुड, किडनी के लिए 1 to 5, लीवर के लिए 25। 33 द पेशेंट ऑफ एस्थमा। अब ये देखो, एस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, एस्थमा का पेशेंट है, उसपे एबीजीज क्या आई है, 7.23। तो ये क्या है, 7.23 क्या है, एसिडोसिस है। अब आप लोग मुझे बताओ बाय का आप कम है या ज्यादा है, अपर लिमिट पे या लोअर लिमिट पे, अपर लिमिट्स पे। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो रूल आउट हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं हो सकता क्योंकि पीएच अगर कम है तो बाय का आपको कम होना चाहिए फॉर द मेटाबॉलिक सिस्टम ना, ऐसे ही है, ये मेटाबॉलिक नहीं हुआ। अब हाइपर कैपनी है तो बाय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और पीएच कम, तो इसका क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। समझ आ गई इस बात की।
चलो वेरी गुड। 34 एल्डोस्टेरोन एक्शन इज व्हाट। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल मेम्ब्रेन को डिस्प्लेस करता है, पोटाशियम को बाहर निकालता है, सोडियम को अंदर रखता है, हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन के साथ रोल प्ले करता है। 35 a patient with a severe diarrhea but effusion will be given to increase ECF and decrease ICF, causing the plasma expansion after osmotic equilibrium। अच्छा अब ये ना याद कर लो इस चीज में कौन सा फ्लूइड देना है, कौन सा फ्लूइड क्या करता है। ठीक है, ये यहाँ एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा अब जो 3% नॉर्मल सलाइन होता है ना, 3% नॉर्मल सलाइन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ज्यादा करता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को कम करता है। ठीक है, ये जो होता है वो हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन होता है। हाइपरटोनिक का मतलब इसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। ठीक है, तो सोल्यूट ज्यादा हमने देना है, सोल्यूट ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा करना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कम करना है। ठीक है, सॉल्वेंट कम होता है, हाइपरटोनिक सलाइन होता है 3%। ठीक है, जो हमारे पास हाइपोटोनिक होता है ना वो होता है 0.45% नॉर्मल सलाइन हाइपोटोनिक। ठीक है, जो हाइपोटोनिक होगा उसमें सोल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, वो आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ाएगा। ठीक है, और ईसीएफ का वॉल्यूम कम करेगा। ठीक है, हाइपरटोनिक का याद कर लो, जो हाइपर है वो ईसीएफ को बढ़ाता है, आईसीएफ का वॉल्यूम कम करता है। और जो हाइपोटोनिक है वो क्या करता है, आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ाता है, ईसीएफ का कम करता है। ठीक है, तो सिंपल क्या याद करने वाली चीजें हैं, जब डिहाइड्रेशन हुई थी तो किस चीज का वॉल्यूम आया था बड़ा, किस चीज का वॉल्यूम कम हुआ था, ईसीएफ के साथ एसोसिएशन आई थी ना। ठीक है, तो जब हाइपरटोनिक सलाइन आप देंगे जिसमें पानी कम होगा और सोल्यूट्स ज्यादा होंगे, तो इस तरह भी याद कर सकते हो, तो इसमें भी ईसीएफ ही बढ़ेगा। ठीक है, ईसीएफ का वॉल्यूम ही बढ़ेगा, जिसमें आप सोल्यूट्स ज्यादा दोगे, सॉल्वेंट कम दोगे और आईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा। लेकिन हाइपोटोनिक सलाइन दैट इज 0.45% ऑफ नॉर्मल सलाइन, वो जो होती है उससे आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ता है। जब हमने पानी पी लिया था तो क्या हुआ था, आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ा था। तो जो हाइपोटोनिक सलाइन होती है जिसमें पानी ज्यादा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सोल्यूट्स कम होते हैं, उस सूरत हाल में आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ता है, ईसीएफ का वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, पहले ये चीज याद कर लो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक सलाइन। जो हमारे पास 0.9% नॉर्मल सलाइन होती है वो आइसोटोनिक होती है, इसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की अमाउंट नॉर्मल होती है। वो भी ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ाता है, लेकिन आईसीएफ के वॉल्यूम को कोई चेंज नहीं वो देता, कम भी नहीं करता, ज्यादा भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ाता है। फिर हमारे पास आइसोटोनिक में रिंगल लैक्टेट होता है जो कि थर्ड स्पेस को कवर करता है। एक बात, दूसरा ये ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ाता है और आईसीएफ का भी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता है रिंगर। ठीक है, रिंगर में इतनी पावर होती है कि वो ईसीएफ और आईसीएफ दोनों का वॉल्यूम बढ़ा रहा होता है। ठीक है, और ये थर्ड स्पेस के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास आखिरी जो आइसोटोनिक आता है वो 5% डेक्सट्रोज आता है। ठीक है, जो डेक्सट्रोज वाटर होता है, ये प्योर वाटर डिप्लीशन जब भी होती है, पानी बहुत ज्यादा ब्लड से लॉस हो जाए, ठीक है, प्योर वाटर किसी नॉर्मल कंडीशन की वजह से पानी जो है वो लॉस हो गया है, तो उसके अंदर प्योर वाटर डेफिशिएंसी के अंदर हम डेक्सट्रोज 5% यूज करते हैं। ये आईसीएफ का वॉल्यूम भी बढ़ाता है और ईसीएफ का वॉल्यूम भी बढ़ाता है। थैंक यू डॉक्टर हाजरा। ठीक है, तो डॉक्टर हाजरा ने भी जो लिख के दी है वो भी यही बात है। ठीक है, रफी में टेबल है, याद रखना है कौन सा वॉल्यूम क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे। Question number 36, vasopressin secretion is increased by decreased pressure in right atrium। जब राइट एट्रियम में प्रेशर कम होगा, बॉडी में फ्लूइड कम होगा, फ्लूइड कम होगा तो एडीएच जिसे वेजोप्रेसिन कहा जाता है वो रिलीज होगा और सारे काम होंगे। 37, ये अब एसिडोसिस वाले आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये मैं छोड़ नहीं हूँ। ठीक है, इसमें से कोई किसी की क्यूरी हुई तो मुझे पूछना है, ये सॉल्व करने तभी आएंगे। ठीक है, ये मैं नहीं करा। 38, ammonia in the urea buffer because impermeable to absorb NH4। 39, the diagnostic finding of metabolic alkalosis क्या है, तो बाइक आप ज्यादा होगी तो metabolic alkalosis है। 40, the plasma clearance of PAH is used to measure the renal plasma flow because
क्योंकि ये फिल्टर्ड हो जाती है, सिक्रीट हो जाती है, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हम चेक करते हैं फॉर द मेजरमेंट, तो उसकी यही खासियत होती है कि फिल्टर्ड हो जाती है, सिक्रीट हो जाती है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं। ठीक है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी, तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को एडीएच मेंटेन करता है। 42 विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो जो अर्ली डीसीटी होता है ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इसलिए डायलेटेड यूरिन बनाता है। उसके बाद जो है वो थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले जो होता है वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है। 43 द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूवल करता है बॉडी से। ठीक है। 44 सर्जन मोर क्यूरियस अबाउट विच इलेक्ट्रोलाइट बिफोर सर्जरी, तो हाइपर जो कलीमिया होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो वरिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपर कलीमिया क्या कर सकता है, रिदमियास कर सकता है, फ्लैसिड पैरालिसिस कर सकता है। ठीक है। 45 प्रोलॉन्ग डायरिया विल कॉज व्हाट, तो अल्केलोसिस। अच्छा याद रखो, उल्टी से अल्केलोसिस, वॉमिटिंग में मेटाबॉलिक अल्केलोसिस होती है, डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग डायरिया हो जाए तो उसमें भी अल्केलोसिस होती है। ठीक है। 46 the systolic pressure is highest in which of the following vessel। अच्छा, इसका जो इजी तरीका ना याद करने का वो क्या है कि सिस्टोलिक प्रेशर तो रीनल आर्टरी में ज्यादा होता है, ये बात है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम पल्स प्रेशर है ना, वो आप समझो कि आप चोंगड़ी मार के बैठे हुए हो। ठीक है, आपके पाँव नीचे टांगों के हैं। सबसे पहले डोर्सालस पीडस से शुरू करना है, पाँव आपने टांगे फोल्ड की हुई हैं, फिर फेमोरल आ जाएगी आपकी थाई से। ठीक है, और फिर पाँव जो आपने नी जॉइंट के नीचे थोड़े से घुसाए हुए हैं तो वहां पे आ जाएगी पॉप्लिटियर। ठीक है, पहले सबसे पहले पाँव आ गए जो आपने थाई के नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, वो फेमोरल के नीचे आ गए, डोर्सालस पीडस के बाद फेमोरल आ गई, फिर आपने पाँव थोड़ा सा नी जॉइंट के साथ लगाए हुए हैं तो उसके अंदर पॉप्लिटियल आ जाएगी। उसके बाद जो है वो अब्डोमिनल अयोटा आता है। तो पल्स प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा डोर्सालस पीडस में, फिर उसके बाद आपके पास फेमोरल में, पॉप्लिटियल में और एब्डोमिनल एओर्टा में। ठीक है, तो ये आता है पल्स प्रेशर। उसके बाद जो हायर सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो रीनल आर्टरी में होता है। 47 में वही सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया है, पानी पीने के बाद सीक्वेंस होगा ये। ठीक है, अब इसी सिचुएशन में अगर मैं लिखूँ अ पर्सन लूजेस 2 लीटर ऑफ स्वेट व्हाइल मैराथन एंड ड्रिंक्स 2 लीटर प्योर वाटर, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर मैराथन, तो उसमें आपने मैराथन वाली बातें बतानी है, डिहाइड्रेशन। 48 इंक्रीज सोडियम अपटेक इन द बॉडी इज ड्यू टू व्हाट, तो इंक्रीज पोटाशियम जब बॉडी में होगा, पोटाशियम जितना होगा उतना सोडियम अपटेक, पोटाशियम उसके बदले जो है वो क्रीट आउट होता जाएगा एल्डोस्टेरॉन से, और उतना ही सोडियम बॉडी में आएगा। 49 हाइपोटोनिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन व्हाट, तो अर्ली टीसीटी में हाइपोटोनिक होता है क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, डाइल्यूटेड यूरिन बनाता है। 50 a man was taken to the high altitude where after 10 days patient ABG sample taken which of the following condition ABG show, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। जब वो हाई एल्टीट्यूड पे गया तो वहां पे उसको हुई एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, जिसके बाद आफ्टर 10 डेज बॉडी ने कंपनसेट किया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर दी। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, जब उसको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हुई तो 10 दिन में कंपनसेशन हुई बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो वो अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। 51 repeat it। 52 to calculate plasma osmolarity sodium concentration is multiplied with 2 because of anions के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है सोडियम को, सोडियम में से हम क्लोराइड और बाइकार्ब निकाल रहे होते हैं। 53 विच कंडीशन लेड्स टू हाइपोक्लाइकेमीमिया, तो पीएच जब ज्यादा होती है तो हाइपोकेलीमिया होता है। ठीक है, तो हाइपोकेलीमिया जो है वो एसोसिएटेड होती है हमारे पास किसके साथ, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस के साथ। ठीक है, हाइपोकेलीमिया के अंदर एसोसिएशन होती है मेटाबॉलिक सॉरी अल्केलोसिस के साथ, और हाइपरकेलीमिया की एसिडोसिस के साथ। ठीक है, तो हाइपोकेलीमिया क्या होगा, पीएच ज्यादा होगी तो हाइपोकेलीमिया, तो ऐसे अल्केलोसिस के साथ हाइपो और
एसिडोसिस के साथ हाइपरकेलेमिया। ठीक है, और इसका जो फिनोमेना है वो ये है कि जब अगर मैं बात करूं हाइपोकेलीमिया हमारे पास पीएच इंक्रीज के साथ एसोसिएटेड है, तो उसमें क्या होगा कि जब पीएच ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन इन द बॉडी कम होंगे। अब उस कम हाइड्रोजन आयन को बचाने के लिए पोटाशियम को बाहर निकालेंगे, तो हाइपोकेलीमिया अल्केलोसिस के साथ होगी और हाइपरकेलीमिया एसिडोसिस के साथ। 54 fluid of choice for third space is the ringer rectate. 57 the patient 56 sorry best indicator for dialysis is creatinine clearance. 57 the patient with the carbon dioxide ये metabolic acidosis है कि alkalosis यहाँ पे लोग करते हैं। 58 which of the following decrease the arterial oxygen saturation without decreasing the arterial oxygen tension। टेंशन कम नहीं होती, सैचुरेशन इसलिए कम हो जाती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो उसको जगह ही नहीं लेने देती ऑक्सीजन को, ठीक है ना। वो उसकी जगह पे कवर अप हो जाती है, वो कहती है भाई तुमने नहीं अब आना, मैं आ गई हूँ। तो वो उसकी जगह ही नहीं लेने देती, इसीलिए ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होती है, उसकी टेंशन क्रिएट होती है, लेकिन सेचुरेशन इसलिए कम होती है क्योंकि जाहिर है वो उसको हीमोग्लोबिन से अटैच ही नहीं होने देती, तो सेचुरेशन तो कम ही होगी ना। 59 द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, तो डिक्रीज क्या करता है एडीएच बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। 60 रिपीट है। 61 प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन से बनता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन ऑनकोटिक प्रेशर है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्ब्यूमिन क्रिएट करती है। 62 द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ व्हाट, तो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोटीन का प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड ज्यादा होगा। 63 रिपीट है। चलिए ठीक है, सही है। आगे अब फिर हम ना कल कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें काफी वैसे रिपीट ही हैं, ठीक है। 200 तक एमसीक्यूज कल करेंगे, साथ में थोड़े से पैथो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ताकि हम कल और परसों फिर पैथो भी कवर कर सकें, ठीक है। बाकी अभी आप ये देख रहे हैं एमसीक्यूज बीच में आप रिपीट आ रहे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कोलोसिस वाले तो आपने करना, ठीक है। बाकी कोई चीज मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से सारी चीजें रिपीट ही आ गई हैं। पर हम 200 तक करेंगे, ठीक है। उससे आगे जो है वो आप बुक करेंगे, और कल हम थोड़ा सा पैथो को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पैथो के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है। नहीं मुश्किल, आप पैथो फिजियो की क्लास लें और अपनी थ्योरी बुक पढ़े, थ्योरी बुक पढ़े। जीआईटी से, हाँ जीआईटी से नेफ्रो थोड़ी सी है, लेकिन थ्योरी बुक करो ना। थ्योरी बुक करोगे तो पता चलेगा कि आगे पीछे क्या चल रहा है। अब मेरे पढ़ने से तो नहीं होगा ना, ऐसे ऐसे मैं तो पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये होगा कि आप लोगों ने भी करना। मुझे थ्योरी तो एमएनएस से करे ना, थ्योरी तो नसीम शहजाद से करें, और ये डबल ए करें साथ में, ठीक है। रिवाइज करोगे हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज यही आएंगे। फिजियो की क्लास ले लेना, उसमें पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि क्या पीछे सारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो भी इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आज? एसिडोसिस और एल्केलोसिस डॉक्टर सिद्रा कल मैंने आपसे पूछने, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मुझे ये याद रहेगा, मैंने आपसे पूछने। आपकी असाइनमेंट है एसिडोसिस एल्केलोसिस के टेबल को पढ़ना और मुझे बताना, ठीक है। मैं आपसे जो है वो काउंटर क्वेश्चन करूंगी, मुझे बताने हैं आपने, ठीक है। और किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम, काउंटर क्वेश्चन जब करूंगी इजी हो जाएगा, आ जाएगा, याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ जी। और ये जो दो एमसीक्यूज बीच में गुजरे हैं ना अभी, जो मैंने नहीं करवाए डॉक्टर सिद्रा, ये आपने ना नीचे बुक रख के ना तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन देख के सॉल्व नहीं करना, ठीक है। खुद करोगे तो आ जाएगा।
ठीक, कल हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 65 ऑनवर्ड और बाकी फिर कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।